हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2। देखो, इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जो था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। और अभी ये जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले, इस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट, ठीक है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो इसमें हम ये सीखने वाले कि हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं जब हम अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो मैं सारे अकाउंट्स के बारे में, सारे अकाउंट की स्पेसिमेन जिसको प्रोफोर्मा बोलते हैं, वो सारे अकाउंट्स का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रोफोर्मा पढ़ने से पहले हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो उसके पहले भी इसकी थोड़ी कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वो मैं आप लोगों को आज यहाँ पे देने वाला हूँ। तो इन शॉर्ट, इस वीडियो में हम सारे अकाउंट से रिलेटेड, जो भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, वो सारे अकाउंट से रिलेटेड एक एक चीजें डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, राइट। उसके बाद हमें पता है इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स में आने वाली नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, क्लास समझ में आए, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें तो ठीक है। अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं एक नॉर्मल सी बात समझाऊंगा, एक नॉर्मल सा छोटा सा एग्जांपल लेके चलूंगा। उसी एग्जांपल को तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। जब भी कभी तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस एग्जांपल को अपने दिमाग में याद किया करो। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब तुम एग्जांपल को याद करोगे, तो तुम्हारी सामने वो सारी मूवी है ना, कहते हैं ना, सारी पिक्चर की कहानियां चलने लगेंगी। बेनिफिट होगा, कोई भी एंट्री में कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। ये सारी बच्चों के ऊपर अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर पाते हैं वो बोलेंगे सर मुझे नहीं समझ में आता एंट्री कहाँ जाएगी। कोई बात नहीं, बस ये स्टोरी तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। तो हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। ओके, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा बिजनेस है और यहाँ पे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। और जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ उस जगह का नाम है सूरत। ओके, और ये मेरी फैक्ट्री है एक्चुअली। अब देखो, नॉर्मली बिजनेस दो तरह के होते हैं। एक, तुम रॉ मटेरियल लेकर आते हो, बाद में उसे कुछ प्रोसेस करते हो और उसको बेचते हो, एक ये होता है। एक होता है कि डायरेक्टली बनाया बनाया सामान लेकर आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड, राइट। तुम फिनिश गुड्स लेकर आते हो और डायरेक्टली उसको सेल करते हो। लेकिन दोनों ही कंडीशन में तुम्हें सामान कहीं से तो लाना पड़ेगा, राइट। तो ये, इस चीज में ये प्रॉब्लम नहीं है कि सामान तुम्हें लाना है या नहीं लाना है। वो तो तुम्हें मतलब मेन क्या है, यहाँ पे फैक्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं अराइज होता है कि सर अगर मान लो मैं रेडीमेड प्रोडक्ट बेचता हूँ, सामान कहीं से तो लाओगे, कहीं तो रेडीमेड, कहीं में तो वो बन रहा होगा, उसके बाद ही तुम बिजनेस में लेकर आओगे, राइट। तो दोनों चीजों में ये कहानी एप्लीकेबल है। ओके, इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग समझते हैं कि ये मेरी फैक्ट्री है और मैं फैक्ट्री में जो काम करता हूँ, मान लो मैं क्लोथ का बिजनेस करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं क्लोथ्स का बिजनेस करता हूँ। अब ध्यान से समझना, अगर मैं क्लोथ्स का बिजनेस करता हूं, तो अभी उसके लिए रॉ मटेरियल्स जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। वो रॉ मटेरियल्स मैं कहीं और से लेकर आगा, क्योंकि जब मेरे पास नहीं है तो डेफिनेटली मुझे कहीं और से लाना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है, जब हमें कहीं और से रॉ मटेरियल्स लेकर आने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कहीं और जाना पड़ेगा और कहीं और से लाना पड़ेगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं अपना जो रॉ मटेरियल है वो मैं कहाँ से लेकर आता हूँ, मुंबई से, ठीक है। मैं कहाँ से लेकर आता हूँ, मुंबई से, राइट। तो मैं मुंबई को यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये छोटी सी जगह है और ये जगह कौन सी है, मुंबई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से मैं यहाँ क्या लेकर आता हूँ, या तो मैं अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल लेकर आ रहा हूँ, इट मे पॉसिबल कि तुम्हारा डायरेक्टली फिनिश गुड्स लेकर आ रहे होगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। तुम जो भी लेकर आ रहे हो, अगर फिनिश गुड्स होगा तो तुम फैक्ट्री में नहीं लेके सीधा दुकान में लाओगे, अगर रॉ मटेरियल होगा तो अपनी फैक्ट्री में लाओगे, इन शॉर्ट लेकर आओगे ही। बात समझ में आया। तो अब यहाँ से हम आगे कहानी बढ़ाते हैं और समझते हैं कि हम क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे हैं और हमारा जो फैक्ट्री है वो है सूरत में, और हमारा जो मतलब रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्टर है वो है मुंबई में। अब ध्यान से समझो, अगर तुम मुंबई से सामान सूरत लेकर आ रहे हो, तो तुम्हारे पास लाने के तरीके क्या हैं। देखो, या तो तुम रोड से लेकर आओगे, ठीक है, या तो तुम रेलवे का यूज करोगे, ओके, या तो तुम क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा एयर का यूज करोगे, यानी प्लेन से लेकर आओगे। और अगर और तुम्हें कुछ ऑप्शन दिखता है तो बोलोगे यहाँ पे तो शिप का भी चांसेस हैं, क्योंकि दोनों ही जो है समुद्र के किनारे हैं, तो इजिली शिप का भी चांसेस है। यानी मैक्सिमम देखा जाए तो इन्हीं चार तरीके से लेकर आ सकते हो, रोड, रेलवे, एयर और शिप। बात समझ में आया। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम मुंबई जाओगे वहां से बोलोगे इत्तू बित्तू जिम पतूता और सीधा तुम्हारे घर पे फैक्ट्री में सामान पहुंच जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, यही चार तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, राइट। तो अब वो वाला पॉसिबल नहीं है जो मैंने अभी बोला, इत्तू बित्तू झिम पतूता,
वो सिर्फ सपने में हो सकता है। तो जब वैसा पॉसिबल नहीं तो हमें इस ट्रांसपोर्ट का यूज करना होगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, तो हमें इस 4 वे में से किसी एक वे का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आया? अब ध्यान से समझो कि जब तुम्हारे फैक्ट्री में आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारे फैक्ट्री में आ जाएगा तो वहां पे तुम कुछ काम करोगे इस पे, उस काम को मैं नाम देता हूं प्रोसेस, ठीक है। तुम इस प्रोडक्ट पे आई मीन इस रॉ मटेरियल पे कुछ प्रोसेस करोगे। बात को ध्यान से समझना, इस रॉ मटेरियल पे तुम कुछ प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करने के बाद वो प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हारा, रेडी होगा। अब ध्यान से समझना, अब रेडी होने के बाद अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट मतलब सामान लेकर आए, माल बना और उसके बाद सीधा तो मार्केट में जाके उसको सेल कर दो, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि दुकान में सामान बना और धड़ाधड़ तुम्हारा मार्केट में सामान सेल होना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अगर अपना प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसको पहले अपने गोडाउन में लेकर जाती हैं, वहां रखती हैं, फिर अपने शॉप्स में लेकर जाती हैं, वहां पे रिटेलर होलसेलर्स होते हैं, फिर वहां से सेल होता है। अब ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली सेल करना शुरू कर दोगे, राइट। एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। बात समझ में आया? तो अब ध्यान से समझो कि ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से तुम्हारा प्रोडक्ट बनने के बाद तुम कहीं रखोगे उसको, तो उसको हम नाम देते हैं गोडाउन। हम क्या नाम देते हैं? गोडाउन। गोडाउन से उसके बाद तुम्हारे शॉप पर जाएगा, तुम्हारा जो शॉप होगा वहां जाएगा, फिर वहां से सेल करके तुम मार्केट में उसको ले जाओगे। बात समझ में आया? उसके बाद मार्केट में सेल होना स्टार्ट होगा। तो ये होता है किसी भी बिजनेस में काम करने का एक, कहते हैं ना, प्रॉपर प्रोसीजर। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो रही है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अभी भी मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ और हमारे अकाउंट का क्या रिलेशन है यहाँ पे, अब हम लोग को फाइनल अकाउंट बना रहे हो, पढ़ा रहे हो या मार्केट पढ़ा रहे हो? अरे भाई साहब, कॉमर्स है ना, हर चीज से रिलेटेड है। कॉमर्स का मतलब यही है कि हर कहानी एक दूसरी कहानी से जुड़ी हुई है। तो ध्यान से समझो, ये पूरी कहानी याद रखना कि सूरत, मुंबई तुम्हारा मार्केट, गोडाउन, शॉप, ओके। अब ध्यान से समझो, अभी ये जो मुंबई से फैक्ट्री तक सामान लेकर आए थे, मैंने कहा था कि ये 4 तरीकों से लेकर आए हो, तो ये 4 तरीके से जब यूज किए होंगे तो अब ऐसा तो है नहीं कि फ्री में आया होगा, तो उसके लिए तुमने कुछ एक्सपेंस पे किया होगा। और एक बात को समझो कि अब ऐसा भी नहीं होगा कि ये सारी चीजें जो है यहाँ पे डायरेक्टली काम हो गया होगा, तुमने कोई प्रोसेस किया होगा, मतलब किसी वर्कर को यूज किया होगा, वर्कर गया होगा, इन सारी चीजों को हैंडल किया होगा। जैसे रोड से जाना है तो तुम्हारे ट्रक यूज करोगे, तो ट्रक में सामान रखा होगा, फिर तुम्हारे गोडाउन पर आई मीन तुम्हारी फैक्ट्री पहुंचेगा, फिर वहां पे सामान उतारा होगा, यानी हमने किसी वर्कर का यूज किया होगा, ठीक है। तो एक वर्कर को साइड में रख देते हैं। उसके बाद इन सारी चीजों से रिलेटेड तुमने क्या किया होगा, एक्सपेंस पे किया होगा। पे किया होगा कि नहीं, फ्री फोकट में तो काम हुआ नहीं होगा, कहने का मतलब है तुमने कुछ एक्सपेंस पे किया होगा, ओके। अब एक्सपेंस पे करने के बाद सारा मटेरियल तुम्हारा कहाँ पहुंच गया, फैक्ट्री पे। तो फैक्ट्री पे जब पहुंचा तो वहां पे जो तुमने प्रोसेस किया था, इस प्रोसेस में भी किसी एक्सपेंस को पे किया होगा, फ्री में तो हुआ नहीं होगा, छोटे मोटे खर्चे हुए होंगे, राइट। उसके बाद जब यहाँ से गोडाउन में गया होगा, अब सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ से गोडाउन में गया होगा तब तो और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उस सामान को हैंडल करने के लिए भी लोगों का होना जरूरी है। तो आप लोगों को पता होगा कि बड़े बड़े कंपनियों में ऑफिस होते हैं जो इन सब चीजों को हैंडल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, है ना, जो इन सब चीजों को हैंडल करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा जो ये सामान को तुम्हारे क्या करेगा, मैनेज करेगा। अब ध्यान से समझना, उसके बाद, अब ध्यान से समझो, उसके बाद जब तुम गोडाउन में ये सारा हैंडल हो रहा होगा, उसके बाद गोडाउन से लेके शॉप तक जाना होगा, ठीक है। गोडाउन से लेके क्या करोगे, शॉप तक लेकर जाओगे। उसके बाद तुम्हें मार्केट में जाना है। तो अब देखो ध्यान से, हाँ, देखो, शॉप से तुम्हें मार्केट तक ले जाने के लिए तुम्हें पता अलग अलग तरह के कितना तंत्र करने पड़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। ये सारी चीजें तो मैं उसको नाम देता हूँ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बिना इसके आजकल बिजनेस नहीं चल पाता। छोटा भी बिजनेस हो तो एडवर्टाइजमेंट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का ही जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है ना। तो तुम्हें सामान को दिखाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें ऐसे यूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और भी चीजें होंगी जो तुम्हें खर्च करने पड़ेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर एक्सपेंस। आई होप कि अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हूँ। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन क्लियर दिखे, ओके। तो यहाँ पे देखो, इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लेना, ओके, तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। अब ध्यान से समझो कि तुम्हारा जो मुंबई में कोई मेन था, वहां से तुमने रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लेकर आए, उस पर कुछ प्रोसेस किए, रेडी हुआ, रेडी होने के बाद गोडाउन गया, गोडाउन से शॉप गया, शॉप से मार्केट में गया। अब बीच में कुछ खर्चे किए थे तुमने। अब सवाल आता है कि कौन कौन से खर्चे किए थे। तो देखो, मुंबई से सामान लाने का खर्चा हुआ होगा, रोड, रेलवे, एयर, शिप, ये अलग अलग तरीके यूज किए होंगे। कुछ वर्कर्स का यूज किया होगा वहां से सामान चढ़ाने के लिए, जैसे ये मान लो मेरा
ये 4 पहिए का मेरा ट्रक है, ट्रक में सामान लादे होगे, फिर वहां से ये ट्रक यहाँ आया होगा, तो यहाँ पे आने के बाद भी इन सेम उसी ट्रक में से सामान को नीचे उतारा होगा, तो वहां पे भी वर्कर्स का यूज किया होगा, उसके बाद उस पर कुछ प्रोसेस हुआ होगा, प्रोसेस करने के बाद सामान रेडी हुआ, यानी अलग अलग तरीके के खर्चे हुए हैं। अब ध्यान से समझो, अब तुम्हें याद क्या करना है इसमें, देखो जो भी, अब ध्यान से समझना कि जो भी सामान तुम्हारा, सामान बोल रहा हूँ, जो भी एक्सपेंस, ध्यान से सुनना कि जो भी एक्सपेंस इसके बीच में हुआ होगा, यानी मुंबई से सूरत के बीच में, इन सारे एक्सपेंस को हम नाम देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस का। क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस का, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब सवाल आता है कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से कैसे रिलेट होंगे, क्योंकि ये नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस। ये मैंने ऐसे नाम तुम्हें दे दिया याद करने के लिए, छोटा सा हिंट टाइप का। लेकिन उसके बाद जब ये प्रोडक्ट बन जाता है, अब ध्यान से समझो कि जब तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया होगा, यानी यहां से यहां तक, ओके, यहां से यहां तक को तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम दे दिया, लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं कि जब रेडी होने के बाद गोडाउन, गोडाउन से शॉप, शॉप से मार्केट, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ एक्सपेंस लिखे हैं, ये देखो, है ना? तो ये सारे एक्सपेंस जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको हम नाम देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। क्या नाम देंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, क्या है? एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट? तो याद रखना है, तुम्हें क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। एक मिनट यार, ये बार बार ऊपर नीचे क्यों हो जा रहा है? ठीक है, ओके, इनडायरेक्ट, मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा, हाँ हाँ, चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे यार। हाँ, अभी कुछ देर के लिए सही है, बाद में अपना देख लेंगे। अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से कुछ एक्सपेंस हुआ है, कुछ एक्सपेंस यहाँ पर हुआ है। तो अब याद क्या रखना है? सर ये सारी चीजें बता दे, लेकिन इसमें हमें याद क्या रखना है, हमें करना क्या है इसका? हमें करना ये है कि जब हम अलग अलग टाइप के अकाउंट बनाते हैं, पहले इतनी स्टोरी समझ में आ गई कि नहीं आती? आ गई है तो वेरी गुड। अब मैं थोड़ा कुछ और बताता हूँ। देखो, हम जब फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं तो फाइनल अकाउंट में 5 अकाउंट्स बनते हैं। याद होगा, मैंने अपने कई सारे वीडियोस में इसके बारे में बोला भी है कि नॉर्मली हम 5 तरह के अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म में। एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, मैं नाम लिखते जाता हूँ एक एक का। एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर एक होता है, मैंने बताया था कि या तो कैपिटल अकाउंट बनेगा या कैपिटल प्लस करेंट, दोनों बन सकता है। ठीक है, फिर मैंने लास्ट में बताया था कि लास्ट में हमारा एक स्टेटमेंट बनता है, इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस शीट, राइट? कहने का मतलब देखा जाए तो 4 अकाउंट होते हैं और एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन बेसिकली हम याद रखने के लिए बोलते हैं कि टोटल 5 बनते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए बोल सकते हो कि 4 प्लस, मतलब समझने के लिए कि 4 अकाउंट बनता है, एक स्टेटमेंट बनता है। कोई कभी कंफ्यूज करने के लिए, तुम्हें फंसाना दे, इसलिए ये तुम्हें पता होना जरूरी है कि ये चारों अकाउंट्स होते हैं और ये बैलेंस शीट जो होता है वो हमारा स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और इन 5 सबको जोड़ के हम बोलते हैं, नॉर्मली हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि हम 5 अकाउंट बनाते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब ध्यान से समझो, ये जो मैंने यहाँ पे कहानी पूरी बताई है, उसी कहानी को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। देखो, जब भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, क्या, जब भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो उसमें याद क्या रखना है? जितने भी गुड्स रिलेटेड चीजें होती हैं, क्या, जितनी भी गुड्स रिलेटेड, थोड़ा सा राइटिंग को सुधारो, यहाँ पे लिखो गुड्स रिलेटेड। ठीक है, जितनी भी गुड्स रिलेटेड चीजें होती हैं वो, यानी गुड्स रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शंस में लिख देता हूँ, गुड्स रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शन, परचेज, पर सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, गुड्स डिस्ट्रॉयड, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सारी चीजें। इसलिए मैंने एक ही वर्ड लिखा है, गुड्स रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, गुड्स रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शंस प्लस, प्लस, हाँ, प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। क्या?
परचेज रिलेटेड। अब बोलोगे सर परचेज रिलेटेड में क्या आता है, तो परचेज में ये मैंने बताया ना, रेलवे, रोड, एयर, शिप, वर्कर को पैसे दिए होगे, ये ना बड़ा सा ट्रक देखो वहां से सामान लाए होगे तो इन सबको खर्चे दिए ना, यही तो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, राइट। उसके बाद एक और नाम याद रखना है, एक नाम और याद रखना है, और उस नाम का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ यार ये फंसा देता है मुझे कभी कभी। हाँ ये कहाँ गया, नीचे 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 नीचे, हाँ ये जो परचेस रिलेटेड है, साथ में तुम्हें एक और याद रखना है, वो है फैक्ट्री। क्या याद रखना है, फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री रिलेटेड तुम्हारे सारे एक्सपेंस। फैक्ट्री का मतलब जहां पे तुम काम करने वाले हो, है ना, तुम्हारा प्रोडक्ट के ऊपर काम होने वाला है वो, यानी देखो गुड्स रिलेटेड ऑल एक्सपेंस, परचेस परचेस रिलेटेड ऑल एक्सपेंस एंड फैक्ट्री रिलेटेड। याद रखना मैं सिर्फ एक ही वर्ड यूज करूंगा, फैक्ट्री। ये क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी, ये कुछ शायद, हाँ अब सही है, फैक्ट्री रिलेटेड ऑल एक्सपेंस, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि फैक्ट्री रिलेटेड सारे एक्सपेंस तुम्हें कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग में। आई होप की चीजें क्लियर हो गई। मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज किया फैक्ट्री, यानी जहां भी तुम्हें फैक्ट्री दिखे, एक्सपेंस दिखे, चुपचाप ट्रेडिंग में चले जाना, राइट। आई होप की चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद अब उसके बाद समझो, अब बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा तब, तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि गुड्स रेडी होने के बाद, गुड्स रेडी होने के बाद मार्केट में सेल होने तक, तो याद क्या रखना है, प्रोडक्ट रेडी होने के बाद, ठीक है, प्रोडक्ट, जो भी तुम प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, या जो भी तुम बोल सकते हो ना गुड सेल करने वाले हो, तो प्रोडक्ट या गुड, ठीक है, रेडी होने के बाद, रेडी होने से सेल तक, ठीक है, रेडी होने से सेल तक सारी चीजें, क्या, रेडी होने से सेल तक। अब तुम सेल चाहे जैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल तक जितने भी एक्सपेंस होंगे, ठीक है, ये जितने भी एक्सपेंस होंगे, ऑल एक्सपेंसेस, ओके, ये सारे कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। ये सिंपल तरीके से तुम्हें याद रखना है, ओके। कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, वो अभी हम फॉर्मेट देखेंगे तो फॉर्मेट पे करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। और उसके बाद अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, कैपिटल अकाउंट में। तो इन दोनों चीजों के बारे में मैंने बता दिया है कि ये जो है वो पार्टनर प्लस पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड एक्सपेंस है, ठीक है, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म। तो इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है अपने पिछले वीडियोस में, तो उसको वहां पे तुम देख सकते हो। यहाँ पे मैं ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँ क्योंकि फिर फालतू का लेंदी हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि पार्टनर प्लस पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेन, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट टू पार्टनर, लॉस टू पार्टनर, ये सारी चीजें आपकी कहाँ जाएंगी, इन दोनों अकाउंट में जाएंगी, ओके। अब उसके बाद बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट को तो आपको पता ही, करता धरता टाइप के लोग हैं ये लोग, बड़े लोग हैं। तो बड़े लोगों में क्या जाएगा, सिर्फ कैपिटल, लाइबिलिटी, ये एक साइड आएगा दोनों, और एक साइड आएगा आपका एसेट्स, ओके, ठीक है। तो ये है आपका पूरा अकाउंट का डिटेल शॉर्ट में। तो एक काम करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीन कर दे रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कहानी का, राइट, ये कहानी का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। आई होप कि ये चीजें क्लियर दिख रही होंगी, नहीं दिख रही होंगी यार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, नोटबुक में प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद सेकंड थिंग है ये, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं रोका हूँ अपने आप को 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, इतने में स्क्रीनशॉट हो जाता है। कहीं इसमें कोई ऐसा टेक्निकल वर्क नहीं होता कि कहीं आना जाना पड़ेगा, तो फटाफट ले लो दोनों का। मैं वापस कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये है पूरी कहानी आपका फाइनल अकाउंट का। अगर ये कहानी याद रखते हो तो ट्रस्ट मी, सम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो मैं एडजस्टमेंट की गारंटी अभी नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कहते हैं ना अकाउंट से रूबरू करवा रहा हूं कि अकाउंट में क्या आता है क्या जाता है। ये उन सब बच्चों के लिए भी है जो कभी अकाउंट्स नहीं पढ़े थे ढंग से, हमेशा फाइनल अकाउंट से भागते थे, और उनके लिए भी है जो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, यानी दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए है। बात समझ में आया कि मैंने उन सबको टारगेट रख के ये चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से समझ लेना। अब उसके बाद अब एक काम करते हैं, ये सारी चीजें तो हो गई, अब असली काम हमारा शुरू होता है। ये भी असली था, नकली नहीं था। अब उसके बाद हमारा अगला काम जो होगा, और वो होगा एक बार फॉर्मेट को समझना। जो चीजें मैंने कही हैं उन चीजों को याद रखोगे तो फॉर्मेट आसानी से समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट याद होगा, मैंने उसके लिए कुछ वर्ड यूज किया था। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मैंने क्या बोला था कि मुंबई से सूरत तक आने का जितना खर्चा है, सामान लाना, सामान से रिलेटेड सारे खर्चे, गुड्स, यानी मैंने बोला ना गुड्स रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शंस, राइट। अब गुड्स रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन है वो भी हम लोग देख लेंगे। दूसरा चीज सामान लाने का जितना खर्चा होगा वो। तीसरा मैंने बोला था फैक्ट्री। ये 3 चीजें मैंने बोली हैं। तो 3 चीजों को चलो मैच करते हैं, क्या ये आता है ऐसा कुछ। तो सबसे पहले डेबिट साइड की बात करते हैं। किसकी? डेबिट साइड की। तो अब यहाँ पे तुम्हें याद एक चीज और रखना है। याद क्या रखना है कि भैया ये हेडिंग होता है पूरा ट्रेडिंग। ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31/3/7, जो भी तुम्हारा डेट होता है ऑफ राम लखन लिमिटेड, सॉरी राम लखन फर्म, जो भी नाम होगा, अमित तिवारी फर्म, मेरा नाम लिख के याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, जिसका भी नाम लिखना हो। अब देखो फॉर्मेट तो वो, मतलब हेडिंग तो वो ही है, हेडिंग तुम्हें लिखना है। और याद रखना कि कभी भी जब अकाउंट प्रिपेयर करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो चाहे जैसे लाइन खींचो, एग्जाम में ऑलवेज यूज पेंसिल, ठीक है, ऑलवेज यूज स्केल। ये दोनों चीजों का बहुत अच्छे से यूज कर रहा, नहीं तो टीचर कभी कभी बुरा मान जाता है, ठीक है। और अगर वो बुरा मान गए तो फिर भाई तकलीफ हो जाती है। ओके, तो कभी कभी उनको भी खुश करने के लिए, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब बच्चे खिचड़ पिचड़ कर देते हैं। तो ये चीज को, भावनाओं को समझो, फीलिंग को समझो और आगे बढ़ो। अब देखो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट में क्या आता है। अब सवाल आता है कि सर डेबिट में कौन कौन सी एंट्री होगी। तो मैंने बताया तुम लोगों को कि गुड्स रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग में आता है। तो सर डेबिट में क्या आएगा? तो डेबिट में वो ट्रांजेक्शन होंगे गुड्स से जिनकी वजह से कंपनी में गुड्स आ रहा है। बात समझ में? जिनकी वजह से कंपनी में गुड्स आ रहा है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कंपनी में है ऑलरेडी, तो वो एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। दूसरा, तुमने गुड्स परचेस किया तो वो एंट्री हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स कभी कभी अच्छे नहीं निकलते हैं, तो परचेस हम क्या करते हैं, उसमें से मतलब उसमें से कुछ गुड्स हम रिटर्न कर देते हैं। तो वो माइनस कर दोगे कि नहीं, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारा परचेस डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि गुड्स रिटर्न कर दियो, घर पे बताओगे नहीं, मतलब बिजनेस में बताओगे नहीं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारे लाइफ रिलेटेड है। जैसे कि मान लो भी दिवाली आने वाली, तुम्हें पता है, ठीक है। तो दिवाली में मान लो तुमने 5 शर्ट परचेस कर लिया, जो उसमें आके ऑफर था, 5 शर्ट परचेस कर लिया। लेकिन घर पहुंचे तुमने एक देखा कि एक शर्ट डिफेक्टिव है, राइट। तो वो शर्ट जब वापस कर दोगे तो घर पे कितना शर्ट बताओगे? 4 बताओगे या 5 बताओगे? सोच के बोलना, 4 बताओगे या 5 बताओगे? डेफिनेटली 4 बताओगे। 5 बताओगे तो 5 मुक्का भी मिलेगा, क्योंकि तुमने एक तो रिटर्न कर दिया है ना, उसका पैसा तुम थोड़ी रख लोगे। घर वालों को बता देना सच सच कि पापा 4 ही शर्ट लिया है, एक शर्ट वापस कर दिया है। तो वो क्लियर बोलना पड़ता है कि परचेस में से एक पर हमने क्या कर लिया है, रिटर्न कर दिया है। आई होप कि ये चीज से क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे एक और लेस लिखा है और उसके नीचे लिखा है आउटवर्ड ऑफ गुड्स। अब ये क्या है, याद रखना कि, याद क्या रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अदर देन सेल, ठीक है। क्या? अदर देन सेल। ये वर्ड याद रखना कि अदर देन सेल, एनी अदर रीजन, एनी अदर रीजन गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। बात समझ में आया? ट्रांजेक्शन कैसा है, अब ये मत बोल देना कि जैसे यहाँ पे तुमने गुड्स किसी को सेल किया, तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि अदर देन सेल, यानी सेल के अलावा कोई भी रीजन से तुम्हारी बिजनेस से गुड्स अदर जा रहा है। ध्यान से समझना, एनी अदर रीजन गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, देन वो एंट्री यहाँ पे आएगी। जैसे गुड्स गिवन एज अ डोनेशन, राइट, गुड्स विड्रॉन, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें जो भी रिलेटेड आएंगी, ऐसे कुछ जो भी नाम आते हैं, ठीक है, जितने नाम तुम्हें याद हो सारे नाम, ठीक है, फॉर द पर्सनल यूज, फॉर मान लो कि ये डोनेशन, एडवर्टाइजमेंट, और भी क्या आते हैं, सारा नाम ही भूल जाता हूं मैं, ठीक है। तो मतलब जो भी ऐसे चीजें आती हैं वो सारी चीजें आपको कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है, राइट। याद रखना है कि सेल के अलावा के जितने भी रीजन होते हैं, ठीक है, सेल के अलावा के जितने भी रीजन होते हैं वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, परचेस में से माइनस करनी है। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो हेडिंग दिया हुआ है परचेस एक्सपेंस। क्या हेडिंग दिया हुआ है? परचेस एक्सपेंस। एक सेकंड वेट करो, तो मैं कुछ नाम होंगे बुक मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्योंकि कुछ नाम तुम्हें याद रहे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक है, नहीं है, ओके, नहीं है, चलो छोड़ो, इतने ज्यादा जो मैंने बोला वही दिया हुआ है तुम्हारी बुक में भी, कोई बात नहीं। तो फिलहाल वही नाम याद रखना कि पर्सनल यूज के लिए है, गुड्स विड्रॉन, डिस्ट्रॉय, हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, अदर देन, मैंने बोला ना, अदर रीजन, अदर रीजन, राइट,
एनी अदर रीजन जिसकी वजह से गुड्स क्या है, गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, लाइक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ओके, स्टोलन बाय समवन, ओके, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज अ डोनेशन, गुड्स गिवन एज अ सैंपल, कोई भी, देखो अभी मैं बहुत सारे नाम याद आ गए, यही होता है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसी कोई भी रीजन तुम्हें लिखा गया है तो वो सारी चीजें तुम्हें कहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। आई होप कि ये चीजें अभी क्लियर हो गया होगा। तो अभी अब सवाल आता है सर यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये परचेस को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, परचेस को डिक्रीज कर रहे हैं, इसी वजह से परचेस में से हमने क्या किया है, माइनस कर दिया, और मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, तो इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। अभी नेक्स्ट देखो, मैंने कहा था परचेस जब करते हो तो उसमें कुछ एक्सपेंस पे करना पड़ता है, जैसे वेजेस। अब वेजेस का मतलब किसी वर्कर ने जो सामान चढ़ाया उसको वेज दिए होंगे, ठीक है, कैरेज इनवर्ट सामान लाने का खर्चा, रेलवे फ्रेट रेलवे से आया होगा तो रेलवे का, ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज, पोर्ट चार्जेस, अगर शिप से मंगाए होंगे तो पोर्ट पे करना होगा। अब एक है डेमरेज और वारफेज। अब ये दो नाम थोड़े से अलग होते हैं, एक है डेमरेज और एक है वारफेज। तो डेमरेज और वारफेज का मतलब क्या होता है वो समझ लो। डेमरेज का मतलब क्या होता है, पेनाल्टी। मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ, डेमरेज का मतलब क्या होता है, पेनाल्टी। बोलोगे सर किस चीज का पेनाल्टी है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा गुड्स अगर मान लो कि रेलवे पे स्टेशन पे आ गया है, ठीक है, आज जो भी डेट है, आज की डेट मान लो कि, वैसे तो मैं वीडियो बहुत पहले ही बना रहा हूँ ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ आज 9-10 है। ओ भैया 10 नहीं चल रहा है यार, नवंबर चल रहा है, हाँ 9 नवंबर है, ठीक है, आज कौन सी डेट है, 9 नवंबर है। तो अभी एज्यूम करो कि अगर आज 9 नवंबर है, मैं एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ, रियल वाली डेट नहीं बता रहा हूँ मैं, अगर 9 नवंबर है तो इस दिन तुम्हें जाके सामान ले लेना, लेकिन तुम भूल गए या कुछ मीटिंग में फंस गए तो नहीं गए, तो तुम जाते हो 30 नवंबर को। तो रेलवे वाले तुम्हारे रिश्तेदार तो है नहीं, जो ये 4 दिन तुमने लेट किया है, उस लेट के बदले में तुम्हें पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, दैट विल बी नोन एज अ डेमरेज। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट है वारफेज। अब ये वारफेज क्या होता है, वारफेज क्या है कि जब हम कहीं से सामान मंगवाते हैं तो उसके लिए हमें फ्रेट पे करना पड़ता है, राइट। एक एक्सपेंस होता है जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्रेट, रेलवे फ्रेट, राइट। तो वो फ्रेट कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसा सामान वैसा फ्रेट होता है। तो कभी कभी होता है हमने जो फ्रेट है वो हमने लेस कैलकुलेट किया है, क्या किया हम लोगों ने, लेस कैलकुलेट किया है। तो ऐसे सिचुएशन में जो डिफरेंस निकलता है, राइट, देन दैट डिफरेंस अमाउंट विल बी पेड बाय यू, और उसको हम लोग बोलते हैं वारफेज। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये सारी चीजें देखो परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस है ना, तुमने सामान परचेस किया है और वहां से तुम्हारे दुकान तक यानी तुम्हारी फैक्ट्री तक आने का जो सारा खर्चा है, याद है, देखो मैंने कहा ना कि एक लाइन याद रखना, सारा एक्सपेंस हो जाएगा। फिर मैंने एक वर्ड यूज किया था कि प्रोडक्शन, प्रोसेस करोगे, तो प्रोसेस करोगे तो वहां पे प्रोडक्शन वेजेस हो जाएगा, ठीक है। रॉयल्टी मैंने बताया था, कभी कभी हम किसी से कोई मान लो कि जैसे प्रोसेस करने का तरीका है कि प्रोडक्ट बनाते कैसे, वो हमने तरीका किसी से सीखा है तो उसको हमें पैसे देने पड़ेंगे। फिर मैंने एक वर्ड यूज किया था कि लास्ट में याद रखना है कि जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में वर्ड फैक्ट्री लिखा तो सारे, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री टैक्स, सॉरी फैक्ट्री टैक्स, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री कोल, फैक्ट्री गैस, राइट। यहाँ पे जैसे देखो फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, तो फैक्ट्री अगर वर्ड लिख दिया है तो फैक्ट्री के लिए अलग अलग नाम याद रखने, अलग अलग एक्सपेंस याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में फैक्ट्री वर्ड लिखा है तो समझ जाना कि वो कहाँ पे जाएगा, तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, राइट। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमेबल स्टोर्स, अभी जो मशीन्स होती हैं, मशीन्स के ऊपर ऑयल ग्रीस लगता है कि नहीं, जहाँ पे तुम्हारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीन्स है, तो मशीन्स को हर टाइम टाइम उनको खाना खुराक चाहिए होता है कि नहीं, जैसे तुम्हें चाय नाश्ता चाहिए होता है, ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, वैसे उनको भी खाना खुराक चाहिए होता है। तो उनका खाना खुराक क्या है, ऑयल है, ग्रीस है, उनको टाइम टू टाइम नहीं दोगे तो वो चलेंगे नहीं ढंग से, राइट। तो वो सारे भी आपका किससे रिलेटेड होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से। उसके बाद यहाँ पे प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन, कभी कभी हमारे फैक्ट्री में भी प्लांट होते ही है ना यार, तो फैक्ट्री का अगर मशीन है तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया है, राइट। इतना पूरा डिटेल में एक्सप्लेन मैंने कर दिया, पूरी चीज समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अभी देखो क्रेडिट साइड में क्या होता है, तो क्रेडिट साइड में बहुत ही कम चीजें हैं, ज्यादा याद रखने जैसा है नहीं, तो बस याद क्या रखना है, सेल्स, ठीक है। सेल्स मतलब सामान तुम सेल कर रहे हो वो, और सेल्स रिटर्न, कभी कभी ऐसा होता है कि सामान तुम्हारा खराब निकल जाए तो सामने वाले तुम्हें रिटर्न करके जाएंगे, तो वो तुम्हें लिखना होगा। उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप, कोई सामान खराब है, कोई गुड्स खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको सेल करोगे ना, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मान लो बारिश हुई थी यहाँ पे, तो तुमने वो माइनस करके दिखा दिया था, लेकिन बारिश करने के होने के बाद भी थोड़े बहुत बचे थे तो तुमने उसको भंगार में सेल कर दिया। तो स्क्रैप में जब सेल किया तो वहां से भी इनकम हुई होगी, तो वो कहाँ दिखाओगे, ट्रेडिंग में। याद रखना ये गुड्स रिलेटेड है, इसी वजह से ट्रेडिंग में आया है, बात समझ में आया। और उसके बाद फाइनली तुम्हारा आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या आता है फाइनली तुम्हारा, क्लोजिंग स्टॉक।
एंट्री सारी एंट्रीज करने के बाद दो चीजें होती हैं। एक हमें डिफरेंस निकालना होता है। देखो, अगर डिफरेंस इस तरफ आया तो उसको हम नाम देंगे प्रॉफिट, अगर डिफरेंस इस तरफ आया तो उसको हम नाम देते हैं लॉस। बात समझ में आया? याद रखना कि अगर क्रेडिट साइड का मैं एग्जांपल देके बताता हूं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखो, मैं लिखता हूं यहाँ पे, अब जैसे मान लो कि यहाँ का टोटल 500 है और यहाँ का टोटल 400 है, तो डिफरेंस किस तरफ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा जीपी, जिसको नाम क्या दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये है तो जीपी, लेकिन ब्रैकेट में लिख देना जीपी और नाम लिखना प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे वही सेम लिखना। अब जैसे कि मान लो सेम एग्जाम्पल लेते हैं, अमाउंट को मैं चेंज कर देता हूँ कि मान लो यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 500 है, तो डिफरेंस किस तरफ आएगा? डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड का ज्यादा यानी खर्चे तुम्हारे ज्यादा है, तो तुम्हारे लिए क्या होगा? ग्रॉस लॉस। आई होप कि ट्रेडिंग अकाउंट अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके बाद मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैंने सबसे पहले मैंने क्या कहा कि तुम्हें 3 से 4 चीजें याद रखनी है कि बिजनेस को सामान बनने से लेके मार्केट में सेल होने तक जो भी खर्चे होते हैं, क्या सामान बनने से, सामान बनने के बाद, ओके, सामान यानी गुड से तैयार होने के बाद से लेके मार्केट में सेल होने तक, कहां तक? मार्केट में सेल होने तक सारे खर्चे। तो कुछ यहाँ पे चीजें मैं बताऊंगा, उसको याद रखना है। सबसे पहले देखो कि जो भी तुम्हारा जीपी या जो भी तुम्हारा जीएल आएगा, ठीक है, जो भी तुम्हारा जीपी या जीएल आएगा उसको क्या करोगे? बैलेंस बीडी लिखोगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखो, लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिखना है, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखना है। चलो, इतना करने के बाद अब इसकी चीजें कैसे याद रखोगे? तो इसकी चीजें याद रखने का मैंने तरीका बता दिया था। मैंने कहा था ना कि ऑफिस होगा जो सारा सामान चीज हैंडल करेगा, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद एक फाइनेंस होगा, क्योंकि पैसे तुम कहीं ना कहीं से इंतजाम करोगे ना, तो पैसे का इंतजाम करोगे तो उसका खर्च होगा, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो, और लास्ट में क्या होगा? अदर। ओके, तो यहाँ पे चीजें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें आने वाला है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अब पूछोगे सर एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ऑफिस होता है, राइट? ऑफिस वाले सारे काम। मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तुम सब स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो वहां पे तुम्हें पता होगा, कॉलेज तो नहीं है लेकिन जैसे कुछ जगहों पर ना 11th-12th से कॉलेज हो जाता है, तो मान लो तुम वहां पढ़ते हो, तो तुमने देखा होगा एक ऑफिस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एक होता है ऑफिस, है ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो वहां पे कौन लोग होते हैं? वहां पे वो लोग होते हैं जो कॉलेज का सारा सामान हैंडल करते हैं। ठीक है, नोटबुक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, कुछ काम हो, सारा वो लोग काम करते हैं। तो वहां पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो देखो, वहां पे सबसे पहले ट्रेडिंग एक्सपेंस हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड करना। हाँ, उनको सैलरी मिलेगा, उनको अलाउंस मिलेगा, उनको बोनस मिलेगा, ऑफिस का रेंट होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, पोस्टेज होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्योंकि नोटबुक तो यूज करेंगे ही, लीगल चार्जेस, कोई लॉ होगा, है ना, लॉयर होगा कि नहीं, लॉयर होगा, या कोई ऐसा तुम्हें काम करना है तो ऑफिस में ही बैठ के सारा सारा चीज होता है। उसके बाद ऑडिट फीस होता है, अब इलेक्ट्रिसिटी बिना तो काम करोगे नहीं। और लास्ट में आता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। देखो, ये मैं क्यों तुम्हें बता रहा हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव नाम ले लेके, हालांकि अगर तुम ये नहीं याद रखते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक्सपेंस की चीजें याद रखो। तो एक्सपेंस याद रखने का मैंने तरीका बता दिया है कि परचेस करने के बाद रेडी हो गया है, यानी रेडी होने के बाद, रेडी से लेके सेल तक, रेडी से लेके सेल तक जितने भी खर्चे होंगे, यहाँ पे देखो कहीं भी पढ़ के ऐसा लग रहा है कि सामान रेडी होने में इनका कोई योगदान है, गुड्स को प्रिपेयर करने में, प्रोसेस करने में कोई योगदान होगा? इनका बिल्कुल नहीं होगा, राइट? अब उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैरीज आउटवर्ड, सामान को कहीं सेल करना है तो किसी कस्टमर के घर तक पहुंचाने का कभी कभी हमें खर्च करना पड़ता है। फिर सेल्समैन सैलरी, देखो सेल्समैन की सैलरी या कमीशन होगा। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या होगा? तुमने डिस्काउंट अलाउ किया होगा तो डिस्काउंट का रिजर्व बनाया होगा। एक्सपेंस ऑफ शोरूम, देखो जो तुम्हारा शॉप है, शोरूम है, उसका एक्सपेंस हुआ होगा। फिर गोडाउन का एक्सपेंस हुआ होगा। पैकिंग करने का, क्योंकि आजकल बिना पैकिंग के सामान हम नहीं देते हैं भाई, बड़ी जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको अच्छे से पैकिंग करके सामान देना पड़ता है ताकि हमारी रेपुटेशन बनी रहे। तो ये सारी चीजें आपका कहाँ जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट? एंड उसके बाद है फाइनेंस एक्सपेंस, राइट? फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो याद रखना है फाइनेंस एक्सपेंस में कि जब भी हम किसी से कोई पैसे लेते हैं, इन शॉर्ट यहाँ पे लोन वर्ड में लिख देता हूँ कि किसी भी तरह से किसी भी पर्सन से लोन तुमने लिया होगा तो तुम्हें उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंड दैट इंटरेस्ट विल बी अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर से लोन लिया होगा तो भी, बैंक से लिया होगा तो भी, मतलब बोरो, ये बीओडी होगा या बोरो किया होगा तो भी,
एंड कभी कभी बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, क्योंकि बैंक वाले हमारे रिश्तेदार नहीं है, हम कभी भी काम करवाएंगे एक्स्ट्रा तो वो चार्जेस लेते हैं। आजकल तो एटीएम कार्ड का भी चार्ज लेने लगे हैं, राइट, तो वो भी क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। एंड लास्ट है मैनेजर का कमीशन, क्योंकि फ्री में काम नहीं करता है वो, ठीक है, ये सारी चीजें करने के लिए उसको कमीशन चाहिए। और लास्ट में है टू अदर एक्सपेंस। अब देखो ये जो अदर एक्सपेंस वाला है, उसमें ये लास्ट की जो चीजें हैं, लाइक लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, राइट, ये तीनों का तो तुम्हें पता है, मैंने अभी ट्रेडिंग में बताया था कि गुड्स कभी डिस्ट्रॉय हो जाता है, कभी फायर में कोई चोरी कर लेता है, ऐसे सिचुएशन में हमें लॉस भी तो होता है। तो जो लॉस होता है वो सारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, राइट, क्लियर है इतना। उसके बाद यहाँ पे लिखा प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। कभी कभी कुछ खर्च करने के लिए, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनके लिए हमें छोटा सा प्रोविजन प्रिपेयर करना पड़ता है, जैसे कि टैक्स का। हम पहले टैक्स का प्रोविजन करते हैं, फिर हम पे करते हैं, राइट। जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, अपना बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ एक्सपेंस को एस्टिमेट करते हैं कि इट में पॉसिबल कि हमें इतना टैक्स पे करना पड़े, तो ऐसे एक्सपेंसेस का हम प्रोविजन बनाएंगे एंड दैट विल बी अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस हेड। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई है। अभी मेन आता है ये बेड डेट्स वाला। अच्छा ये भी देख लो, डोनेशन और ये ऑफिस एसेट्स का डेप्रिसिएशन। अगर तुमने किसी को डोनेशन दिया है तो वो एक्सपेंस वर्ड लिखा है तो इसके अंदर आ जाएगा, एंड साथ में डेप्रिसिएशन। अभी मेन वर्ड पे आते हैं हमारा बेड डेट्स, बेड डेट्स, बेड डेट्स रिजर्व एंड बेड डेट्स रिजर्व। अब देखो इसके बारे में देखो डिटेल स्टडी हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो वहां पे मैं बता दूंगा। अभी याद क्या रखना है उतना समझ लो कि ये जो बेड डेट्स होता है, सबसे पहले दोनों का मतलब समझ लेते हैं। बेड डेट्स का मतलब क्या होता है, चलो मैं एक एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। ए बी सी डी, 4 कस्टमर है मेरे, ठीक है, 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000। ये चारों कस्टमर्स इतने पैसे लेने हैं, ओके। तो कितना हो रहा है, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, यानी 1 लाख रुपए हो रहा है, राइट। टोटल मुझे कितने लाख रुपए लेने हैं, 1 लाख रुपए। अब मुझे एक दिन मिस्टर सी का फोन आया कि उनके पास पैसे नहीं है, ही इज नॉट एबल टू पे माई मनी, राइट। मैंने बोला भाई ऐसे मत बोल, ट्राई करो, हो जाए तो पे कर देना, नहीं तो क्या कर सकता हूँ मैं। मैंने बहुत कोशिश की, उसको मैंने बनाया, मैंने थोड़ा कहते ना उंगली टेढ़ी भी करने की कोशिश की, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से मिस्टर सी बहुत ही प्रॉब्लम में है। तो उन्होंने बोला कि आई विल नॉट बी एबल टू पे ₹10,000। मैं 20,000 पे कर रहा था, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, तो ये 10,000 वो पे करने के काबिल नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। क्या बोलते हैं इसी को, बैड डेट्स। अभी ध्यान से समझो, अगर वो 10,000 पे करने के काबिल नहीं है तो इसका मतलब वो ऋतिक रोशन है, ऐसा नहीं है, वो ऋतिक रोशन नहीं है, वो कितने हैं, 90,000 के हैं। समझ में आया। अभी यानी टोटल मुझे कितना मिलने वाला है, 90,000, 10 20 20 40, राइट। फिर मैं बैठा था तो मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि सिचुएशन जिस तरह से चल रहा है, इट मे पॉसिबल कि इन चारों में से फिर से कोई ऐसा घर पे धमक पड़े मेरे और बोले कि यार मैं भी नहीं पे कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को, कहते ना, मैं अपने आप को बहुत नेगेटिव लेके चला कि मेरा नुकसान हो उससे पहले मैं अपने आप को मान लेता हूँ कि कुछ नुकसान हो जाएगा। तो मैंने अपने आप को ही ऐसे मान लिया कि हाँ इट मे पॉसिबल कि मुझे फ्यूचर में कुछ पैसे और भी नहीं मिलेंगे, तो मैंने 10% और मान लिया। देन दैट विल बी नोन एज अ बैड डेट रिजर्व। क्या उसको बोलेंगे हम लोग, बैड डेट रिजर्व। तो ये 10% मैंने एज्यूम किया, नहीं मान लो मैंने 9,000 एज्यूम किया, तो अभी ये कितना बचेगा, 81,000। तो चलो इसको तो साइड में रखो, अभी मेन हमारा ये टॉपिक समझना है, ये दोनों चीजें, ठीक है, कि बैड डेट्स और इन बैड डेट्स रिजर्व। समझ में आया। तो ये जो मैंने एज्यूम किया है बैड डेट रिजर्व, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट वाले, क्योंकि ये एडजस्टमेंट हमें सवाल में दिया होगा, या हम इसको कभी कभी वर्ड यूज करते हैं न्यू, राइट। हम क्या वर्ड यूज करते हैं, न्यू। बात समझ में आया। और कुछ चीजें तुम्हें ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी होती है, क्या कुछ चीजें तुम्हें ट्रायल बैलेंस में भी इंफॉर्मेशन दी होगी। इट मे पॉसिबल कि ईयर के बीच में भी ऐसा कभी कोई सिचुएशन हुआ हो तो तुमने ऐसा कुछ किया होगा, राइट। तो जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं ओल्ड। तो अभी इसको याद रखने का तरीका क्या है, तुम्हें याद रखना है कि 2 बैड डेट्स हैं, 2 रिजर्व हैं। क्या, 2 बैड डेट्स हैं, 2 रिजर्व हैं, राइट। अब पहले 3 प्लस करने हैं, लास्ट वाला माइनस करना है। क्या, पहले 3 प्लस करने हैं, लास्ट वाला माइनस करना है। अब बोलोगे सर 2 बैड डेट्स हैं, 2 रिजर्व है, ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस का है, कौन सा एडजस्टमेंट का है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा तो है, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये न्यू है, ये ओल्ड है। यानी ऑन करो, नहीं करना है मुझे। ठंडी का सीजन आने वाला है तो तुमने अपने भाई को बोला पंखा ऑन कर, उसने बोला मैं नहीं करूंगा। तो याद रखना कि ONNO, यानी ओ यानी कि ओल्ड यानी कि ट्रायल बैलेंस, न्यू मतलब एडजस्टमेंट, न्यू मतलब एडजस्टमेंट, और ओ मतलब ट्रायल बैलेंस,
ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट ये दो पुरानों के बीच में ये दो नए वाले सड़ रहे हैं, राइट। कैसे भी याद कर सकते हो, कैसे भी हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहां पे और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे और चीजें क्लियर होंगी। ये तो अभी कैसा है कि फॉर्मेट समझा रहा हूँ, इट मे पॉसिबल कि फॉर्मेट में कभी कभी चीजें कुछ क्लियर नहीं होती हैं, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे वो चीजें कहते हैं ना क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये तो था डेबिट साइड का। अभी क्रेडिट साइड में क्या आता है, तो क्रेडिट साइड में तुम्हें सिर्फ एक दो वर्ड याद रखना है। क्या? एक तो ये रिसीव्ड लिखा होगा, कहीं भी अगर क्वेश्चन में रिसीव्ड लिखा है तो समझ लेना कि वो तुम्हें पैसे मिले हैं, दैट इज योर इनकम। और इनकम है तो तुम्हें पता है इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख देना। दूसरा चीज, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, तुमने कभी किसी को लोन दिया था उसके पैसे मिल रहे हैं। कभी कभी बैड डेट्स रिटर्न भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा कहते हैं ना कुछ भगवान अच्छा कर दे कि जो मिस्टर सी 10,000 रुपए नहीं देने वाले उनके मन में आए पैसे मिल जाए, वो लाके रिटर्न कर दे, राइट। या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम फ्रॉम स्क्रैप या सन्ड्री इनकम, कोई भी तरह का। ठीक है, तो ये बेसिकली इतने इनकम आते हैं आपके कौन से साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, राइट। उसके बाद अब ध्यान से समझो, उसके बाद तुम्हें सेम वही करना है, तुम्हें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस करने के बाद क्या करोगे, देखो अगर यहाँ का टोटल ज्यादा आ रहा है, ठीक है, कौन से साइड का, क्रेडिट साइड का, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। और अगर डिफरेंस डेबिट में आता है तो उसको हम नाम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और ट्रांसफर कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट लॉस। और ट्रांसफर कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आई होप कि ये चीजें क्लियर है। ठीक है, नहीं क्लियर है तो फिर से सुन लो कि ये क्रेडिट का मतलब क्या है, कि अगर यहाँ पे देखो मैंने बोला अगर ये ज्यादा है मतलब क्रेडिट साइड का ज्यादा है, क्रेडिट का मतलब इनकम ज्यादा है, अगर इनकम ज्यादा है तो सीधी सी बात है वो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट ज्यादा है तो डेबिट का मतलब क्या होगा, तुम्हारा एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस का मतलब तुम्हारा लॉस होगा। बात समझ में, ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल तरीका, नो बकवास, कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास, राइट। ये प्रिपेयर करने के बाद अगला अकाउंट बनता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि ये तो तुमने प्रिपेयर कर लिया, अब नेक्स्ट है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मैंने बहुत ही डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करने से हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि चीजें नहीं समझ में आई तो प्लीज रेफर दैट वीडियो, मैंने क्लियर नाम लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ओके, एक बार रीड कर लेना उसको, कोई डाउट नहीं रहेगा उसमें, ट्रस्ट मी, इतना मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं चीजें आपको समझा देता हूँ कैसे। मैंने कहा है कि ये किसके बीच का होता है, पार्टनर प्लस फर्म के बीच का होता है। ठीक है, किसके बीच का है, पार्टनर और फर्म के बीच का। तो एक का इनकम, दूसरे का एक्सपेंस, एक का एक्सपेंस, दूसरे का इनकम। मैंने कहा था ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो अभी देखो मैं दोनों अकाउंट का साथ में ही कवर करता हूं। सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट था वो क्रेडिट साइड में लिख देना, जो हमारा लॉस था वो डेबिट साइड में लिख देना, राइट। इतना चीजें क्लियर है। इतना करने के बाद आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में जब आते हो तो यहाँ पे कैपिटल एंड करंट दोनों का दिया हुआ है, तो मैं करंट को ही बेस लेके चलूंगा। मैंने कहा है कि जब भी इन कैपिटल एंड करंट दोनों साथ में होते हैं तो हमारी जो मैक्सिमम एंट्रीज होती हैं वो कहाँ जाती हैं, आपके करंट अकाउंट में। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे करंट अकाउंट को ही मेन समझ के चलना है, राइट। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ बैलेंस लिखना है, तो बैलेंस के तो कोई दो एंट्री होने वाली नहीं, और बैलेंस का कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होता है। अब यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, अगर बैलेंस क्रेडिट है, ध्यान से समझना, करेंट का जो बैलेंस होता है एक तो डेबिट होता है और एक तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर डेबिट है तो यहाँ पे आएगा, क्रेडिट है तो यहाँ पे आएगा। तो उसका जो बैलेंस होगा अगर यहाँ पे लिखोगे तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे आएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिखते तो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पर आने वाला है। यानी कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट होगा, और पार्टनर को जो भी सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन मिलने वाला है, यानी ये सब पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। साथ में उसको जो भी प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है, किसको, पार्टनर को, राइट। तो एक काम करते हैं, अभी प्रॉफिट को मैं साइड में रखता हूँ, इतनी चीजें समझ लो बस, इतनी चीजें, सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इतनी चीजें जो है पार्टनर को मिलने वाली हैं। ये सारी चीजें पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, तो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। यानी उसके लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड में लिखा था, हम सबको पता है कि इनकम ऑलवेज कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है।
तो एक्सपेंस कहाँ आता है? डेबिट में, ये भी हमें पता है। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये रहा डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर ये रहा, सैलरी बोनस कमीशन रिम्यूनरेशन टू पार्टनर देखो डेबिट साइड में लिखा है ना। उसके बाद यहाँ पे है एक जनरल रिजर्व होता है। मैंने कहा ना कभी कभी बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है डायरेक्टली पूरा यूटिलाइज करने से बेटर है हम कुछ पैसे सेव कर लेते हैं, राइट, सेव करके उसको साइड में रख लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझो। उसके बाद जो यहाँ पे डेबिट साइड में, डेबिट साइड में क्या क्या चीजें हो सकती है ध्यान से देखो। सबसे पहले तुम्हारा डेबिट बैलेंस होगा तो उसका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तुम्हारा ड्राइंग होगा, अब ड्राइंग का भी इंटरेस्ट होगा, तो ड्राइंग का तो तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, बैलेंस को हम तो एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो करना ही है ना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे समझो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, पार्टनर के लिए क्या था? एक्सपेंस था, तो फर्म के लिए क्या होगा? इनकम। और इनकम कौन सा साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। दूसरी चीज है इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, पार्टनर के लिए क्या? एक्सपेंस, क्योंकि पार्टनर को पे करना पड़ा, तो इसके लिए क्या होगा? इनकम होगा। आई होप की चीजें समझ में आ गई। सेम फिर वही काम करना है तुम्हें, डिफरेंस निकालना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ध्यान से समझो, हाँ ध्यान से समझो कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल है क्रेडिट साइड का ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या हुआ कि फर्म का जो इनकम है वो ज्यादा है। इनकम है तो कम, पार्टनर्स को क्या होगा, यानी फर्म को क्या होगा बाद में? प्रॉफिट होगा, राइट। तो अगर इनकम ज्यादा है तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पे लॉस आएगा। याद रखना, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसके अपोजिट में डिफरेंस आता है, और नाम हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे देखो, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, थोड़ा तुम्हें अच्छे से दिखेगा। मैंने क्या बोला कि अगर इसका टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस यहाँ आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट? क्योंकि इनकम ज्यादा था। अगर इसका टोटल ज्यादा आ रहा है, ठीक है, किसका? इसका टोटल, ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे डिफरेंस दिखा मतलब ये लॉस है, क्योंकि एक्सपेंस का टोटल ज्यादा आ रहा है। आई होप की चीजें क्लियर है। उसके बाद अगर प्रॉफिट है तो क्रॉस एंट्री करना है पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, लॉस है तो डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये देखो प्रॉफिट है ना, और ये रहा लॉस। बात समझ में आया? यानी क्रॉस एंट्री करनी होती। उसके बाद सेम वही तुम्हें करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने बताया है कि कुछ नहीं करना है तुम्हें, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड के बाद डेबिट वाला माइनस करो, जो भी आपका बैलेंस होगा वो लिख देना, राइट। टोटल करना मैंने कई बार बता दिया है, चैप्टर 1 में भी सिखा दिया, एक क्वेश्चन भी करवा दिया था इसका। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सीधा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट की एंट्रीज कैसे याद कर सकते हैं। बैलेंस शीट की एंट्रीज याद रखने का दो तरीका है। एक याद रखना है, दो क्या एक ही है, समझो बोले। यहाँ पे तुम्हें पता है कि कैपिटल और लाइबिलिटीज आता है, और यहाँ पे आता है एसेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल लाइबिलिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो? देखो, एक कैपिटल में डिवाइड करो और एक लाइबिलिटी में डिवाइड करो। देखो कैपिटल में क्या क्या आते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल होगा, एक तो करंट कैपिटल होगा, और जो ये रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं ये भी तो अल्टीमेटली पार्टनर का ही होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो भी पैसे सेव हुए हैं अगर यूज नहीं होता है तो घूम फिर के तो ये इन्हीं को मिलने वाला है ना। जैसे पापा पैसे लाते हैं सेव करके घर में, मम्मी रख लेती है, अगर यूज नहीं हुआ तो तुम्हें पता है वो इनकम किसकी बन जाएगी? घर वालों की ही बनेगी ना। नहीं, इन शॉर्ट वो पापा की ही तो सेविंग है, वैसा थोड़ी हो जाएगी पापा की सेविंग नहीं मानोगे उसको। बात समझ में आया? अब लाइबिलिटी बात करते हैं, सेकंड वन लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में क्या क्या था वो देख लो। याद रखना कि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर आता है सर। ये करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? देखो अगर डिफरेंस तुम्हारा इस साइड आ रहा है, कौन सी साइड है? ये डेबिट साइड आ रहा है, तो इसी को ऐसे नीचे कॉपी कर देना। और अगर डिफरेंस इस साइड आ रहा है तो इसी को नीचे ऐसे कॉपी कर देना। ये देखो, है ना, यानी कि सीधा लाइबिलिटी साइड में कॉपी होगा और ये सीधा एसेट साइड में कॉपी होगा। कोई कंफ्यूजन रखने का बिल्कुल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखने का, ठीक है। चलो अब यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे देखो रिजर्व में क्या क्या आता है तुम्हारे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, अदर रिजर्व। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, जब क्वेश्चंस में आएंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन कौन से और रिजर्व होते हैं। बेसिकली तुम ये 3 रिजर्व याद रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट का मतलब हम इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है कि ग्रेटर देन 12 मंथ, ठीक है। यानी कोई ऐसी लाइबिलिटी जो 12 मंथ से ज्यादा हो। तो क्या क्या हो सकता है? लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स लोन। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बट और भी चीजें होंगी तो वो हम क्वेश्चंस में देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, राइट।
समझ में? ये एक तरह का प्रोफार्मा है, और प्रोफार्मा में क्या होता है बेसिकली कि जो मोस्टली चीजें आती हैं, मतलब मैक्सिमम बार वही चीजें तुम्हें दी होती हैं, और उसके अलावा अगर और चीजें आती तो वो हमें नई चीजें बस याद करनी होगी। प्रोफार्मा बताने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इन सब चीजों को तुम याद कर लो, और जो नई चीजें आएंगी तो नई चीजों को हम सीख लेंगे। ओके, अब करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? तो करंट लायबिलिटी में याद रखना है कि किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा है, आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्सपेंस, अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो तुम्हारी लायबिलिटी है, और कोई भी इनकम, क्या कोई भी इनकम तुमने एडवांस रिसीव किया है तो वो आएगा। ये दो चीजें पहले याद रख लो, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो ये दो तो मैंने यहाँ बता दिया। अब उसके बाद और क्या याद रखना है? जो बेसिक कॉमन चीजें हैं, एक होता है तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट, एक होता है क्रेडिट, और एक होता है बिल पेबल। ये तुम्हारी सबसे ज्यादा बेसिक यूज होने वाली है। अब उस एक्स्ट्रा क्या आ सकता है? एक्स्ट्रा आता है तुम्हारा टैक्सेशन प्रोविजन, क्योंकि जो प्रोविजन किया है वो अभी पे थोड़ी किया है तुमने, तो वो अभी भी क्या तुम्हारी लायबिलिटी है, तो यहाँ पे दिखाओगे। इन साथ में होता है तुम्हारा प्रोविडेंट फंड, जो वर्कर्स को हम पे करने वाले हैं उनके जो टाइम है उनका फिनिश होने के बाद वो हो जाएगा तुम्हारा प्रोविडेंट फंड। एंड लास्टली है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑन पार्टनर्स लोन। अब याद रखो कि पार्टनर्स वर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोल दोगे सर ये तो कैपिटल में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था कि पार्टनर की जो लोन होती है उसको हम थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करते हैं, तो जो थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करेंगे उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में होती है प्लस लायबिलिटी में होती है। बात समझ में आया? क्लियर है? एंट्री कर दोगे तो आंसर तो मैच हो ही जाएगा, बट आंसर मैच करने की बात नहीं होती है, यहाँ पे बात होती है सीखने की, और सीखना सही बहुत जरूरी है। आंसर तो हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं पार्टियां बिठा देना, पार्टियां तो सब बिठा देते हैं बट पार्टियां नहीं बिठाना, तुम्हें चीजें सीखनी है। ओके, ठीक है? तो अभी अब समझो यहाँ पे एसेट्स में क्या आएगा। सबसे पहले ये करंट का बैलेंस का समझ लो कि करंट का बैलेंस अगर तुम्हें क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता तो चुपचाप एसेट्स में यानी उसी के नीचे एसेट साइड में कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे देखो कॉपी किया हुआ है करंट अकाउंट इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस। याद रखना है कि यहाँ पे कौन से बैलेंस आते हैं? डेबिट बैलेंस। क्यों डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पार्टनर्स ने बिजनेस से ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं, और जब पार्टनर ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो पार्टनर का फर्ज बनता है कि बिजनेस को पे करे, और यानी अब जब बिजनेस को पैसे मिलने वाले तो बिजनेस के लिए एसेट हो जाएगा, इसीलिए इसको हम कौन से साइड दिखाते हैं? एसेट साइड में दिखाते हैं। आई होप कि ये चीजें क्लियर है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ सकती हैं। एसेट्स में तो सारी चीजें एसेट्स आने वाली है, यानी इसका याद रखना बहुत आसान है, फिर भी एक बार नाम देख लो। नाम में क्या क्या आ सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, मशीन, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अब देखो, अब बात को समझो कि ये सारे नाम याद रखना आसान है, हमें मेन इनका समझना होगा एडजस्टमेंट, राइट? इनकी जो एक्स्ट्रा एंट्रीज आती है ना उसका हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन नाम याद रख लो कि ये सारी चीजें कहाँ पर आती हैं, राइट? तो फिक्स एसेट्स में क्या क्या आएगा? टेंजिबल होगा या और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल में तो पता चल गया। अब इनटेंजिबल में क्या क्या है? ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, गुडविल है, राइट? ये चार चीजें आने वाली है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तुमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, जो तुम्हारे पास प्रोविडेंट फंड का पैसा पड़ा है अगर तुम उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो वो भी यहाँ पर ही आता है, ठीक है? क्योंकि वो एसेट बन गया ना अभी तुम्हारे लिए कुछ दिन के लिए। तो अब उसके बाद लास्ट में आता है तुम्हारा अदर नॉन करंट एसेट्स, तो इसको रुक जाओ मैं बताता हूँ। सबसे पहले करंट एसेट देख लो। तो करंट एसेट में यहाँ पे क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इनकम ड्यू, लोन लेंड यानी तुमने लोन किसी को दिया है वो तुम्हारे लिए एसेट है, बिल्स रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंस, राइट? यानी तुमने एक्सपेंस एक्स्ट्रा पे कर दिया है और इनकम यहाँ पे अभी तुम्हें मिलने वाली है, तो ये थोड़ा याद रखना। इनकम ड्यू यानी जिसको हम कभी कभी वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग, राइट? और ये प्रीपेड वर्ड, ये दो चीजें याद रखना, इनकम आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस। बाकी तो क्लियर पता चलेगा, रिसीवेबल एसेट्स है, कैश बैंक तो तुम्हें पता है, डेटर्स एसेट होता है, स्टॉक एसेट होता है, राइट? तो कुछ चीजों का नाम से ही क्लियर हो जाता है। अभी बात करते हैं अदर नॉन करंट एसेट। अब देखो अदर नॉन करंट एसेट कैसे समझोगे? तो इसको यहाँ पे वर्ड लिखा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलता है, आज हम करते हैं लेकिन बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट कंपेन, तुमने कोई एडवर्टाइजमेंट कंपेन किया है, बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया है, तो उसका बेनिफिट ऐसा तो है नहीं कि आज मिलकर खत्म हो जाएगा, उसका आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे एक्सपेंस को हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते हैं, उसको हम कहाँ लिखते हैं? एसेट्स में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं उसको? हम एसेट्स में। एंड फिर जैसे जैसे टाइम पास होता है, राइट,
जैसे जैसे टाइम पास होगा उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे यहाँ से कम करते जाएंगे। समझ में आया? आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये था आप लोगों का अकाउंट का पूरा फॉर्मेट, पांचों अकाउंट का मैंने यहाँ पे डिटेल तुम लोगों को दे दिया है। ठीक है, अब देखो एक एक चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर दिया है, और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ छोटी सी स्टोरी की बताई है। तो देखो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कि अगर तुम ये स्टोरी भी याद रखते हो ना, ये स्टोरी, ठीक है, तो आधा से ज्यादा काम तो तुम्हारा यहीं पे हो जाएगा। तो मेन तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, ये पूरे स्टोरी को याद रखना। ये डायरेक्ट ये ब्लू लाइन से इधर वाले सब ट्रेडिंग के हैं, ठीक है, उसके बाद ब्लू लाइन के इस साइड वाले और ये बीच में, ये सारे तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस है। बस बात खत्म। ओके, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में समझा दिया कि कौन से अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास समझ में आ गई हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है, देन यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, राइट, एंड सपोर्ट मी, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अभी से बोल देता हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करोगे तो उसके लिए एडवांस थैंक यू, राइट। और एक बड़ा सा थैंक यू सबके लिए जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जो नहीं देखते हैं उनके लिए भी थैंक यू, कभी न कभी तो देखेंगे। ये बड़ी सी स्माइल, बहुत मजा आया पढ़ के, है ना। अच्छे से ढंग से इसको घर पे रिवाइज कर लेना। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोज में हम एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे वीडियो एक ही शॉट में देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, नोट्स बना लेना, ठीक है, इसके नोट्स अच्छे से बना लेना। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ये थोड़ा स्माइली आज का मुझे सब कुछ खतरनाक लग रहा है यार, प्लीज मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि इतना डरावना तो मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, ओके। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे।